हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग शिक्षण कौशल पढ़ रहे थे और शिक्षण कौशल में शिक्षण विधियाँ, चाहे पेपर में पूछा जाए शिक्षण विधियाँ पूछा जाए या शिक्षण प्रविधियाँ पूछा जाए, दोनों का नाम एक ही है। तो शिक्षण विधियाँ जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके प्रतिपादक जो शिक्षण विधियाँ पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, सबका एक वीडियो में कवर करके वीडियो बन चुकी है, वीडियो डाल चुके हैं। आप वीडियो जाके देख सकते हैं। जो भाई बहन नए हैं, नहीं देखे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ हैं, जिनके प्रतिपादक नाम सहित वीडियो आपको उपलब्ध है। आज हम सब किसी भाई ने कमेंट किया था कि शिक्षण विधियाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए, जो पेपर के हिसाब से जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो शिक्षण विधियाँ हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल में। शिक्षण विधियाँ, पहले शिक्षण विधियाँ की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में आप जान ही रहे 69,000 वैकेंसी में मूल्य का परिभाषा आया हुआ है और मूल्य का परिभाषा आपके शिक्षण कौशल से उठा था। तो शिक्षण कौशल में शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर में आपका एक न दो परिभाषा मिलेगा ज़रूर देखने को। तो परिभाषा कहाँ से पूछ सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता। तो शिक्षण विधियाँ में पहले परिभाषा हम देख लेते हैं। किसके अनुसार? थ्रिंग के अनुसार। कहीं कहीं लिखा रहता है प्रिंग के अनुसार, लेकिन आप सही नाम है थ्रिंग के अनुसार, क्योंकि डीएलएड की पुस्तक में यही दिया गया है। तो थ्रिंग के अनुसार शिक्षण विधियाँ किसे कहते हैं कि शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा, प्रविधियाँ कहिए आप चाहे विधियाँ कहिए, आपको बताए पहले ही, शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है। कैसा बनाता है? परिभाषा याद करना, तभी याद होगा। रटोगे तो याद नहीं होगा, समझना पहले। शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे इसे करें, मतलब वह इसे करें। कौन करे? बालक करें। तो शिक्षण प्रविधियों द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने की योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो थ्रिंग के द्वारा दी गई है। याद कैसे होगा? बार बार कहिए। शिक्षण प्रविधियों द्वारा क्या किया जाएगा? बालकों के कार्य करने के योग्य बनाया जाएगा। बस जहाँ कार्य करने की योग्य बात आएगी आप तुरंत पकड़ लेना थ्रिंग के अनुसार। क्या करना? थ्रिंग के अनुसार पकड़ लेना। जब कार्य करने की योग्य बात करी जाएगी, यह परिभाषा किसकी है, तो आप थ्रिंग का तुरंत लगाएंगे। रटोगे तो याद नहीं होगा। अगली परिभाषा देख लेते हैं एमपी मॉफेट के अनुसार। किसके अनुसार? एमपी मॉफेट के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट। एमपी मॉफेट के अनुसार यह परिभाषा शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। कैसी परिभाषा? छोटी परिभाषा है, समझना कि शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। मतलब कहता क्या है? शिक्षक का द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा, जो निर्देशात्मक तरीका अपनाया जाएगा, वह क्या कहलाएगा? वो शिक्षण विधियाँ ही कहलाएगा। शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षक तरीका, अपने तरीके से जब वो तरीका जान जाता है कि हमें शिक्षा बालक को कैसी देनी है, उसी अनुसार से बालक को शिक्षा देता है, तो वह शिक्षण विधियाँ ही कहलाती हैं। पहली शिक्षण विधियाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषा और पेपर यहीं से बनता है, प्रश्नोत्तर से। प्रश्नोत्तर प्रविधि या विधियाँ कैसी विधियाँ हैं कि जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। जब बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वह ललायित होगा क्वेश्चन को पूछने के लिए, तभी वह क्वेश्चन पूछेगा। जब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, उसके मन में आएगा कि यह क्वेश्चन किया जाए सर से, तो जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो प्रश्न पूछने का मूल रूप अगर पूछेगा क्या होता है, तो जिज्ञासा आप लगाएंगे। पेपर इससे बनता है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि जिज्ञासा के ही माध्यम से चलती है। इसके जनक कौन है? तो सुकरात हैं। इसके जनक कौन है? सुकरात हैं। सुकरात ने 3 सोपान इसके बताए हैं। कौन कौन सोपान? निरीक्षण, अनुभव, परीक्षण। बालक निरीक्षण भी करता है अपने अनुभव से, अपने माध्यम से, वह समझ के प्रश्न भी करता है और परीक्षण करके वह यह डिस्कशन करता है, क्या मैं जो संतुष्ट हूँ, जो चीज़ मैंने सीखा, क्या जो चीज़ हमारे सर के द्वारा बताया गया, क्या वह हमें मेरे दिमाग में मतलब अस्थायी हुआ कि नहीं हुआ। बालक के मन में यह सवाल रहता है। तो जब भी पूछेगा, पार्कर के अनुसार देख लेते हैं परिभाषा। पार्कर जी कहते हैं कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। क्या है? प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। क्या है? प्रश्न ही प्रश्नोत्तर प्रविधि पूछा जाएगा जब। पार्कर जी कहते हैं प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। किसने कहा है? तो पार्कर जी ने कहा है। किस प्रविधि के लिए? प्रश्नोत्तर प्रविधि के लिए।
प्रश्नोत्तर पद्धति के जनक कौन है? सुकरात हैं। सुकरात ने कितने सोपान बताए हैं? 3 सोपान। कौन कौन? निरीक्षण, अनुभव, परीक्षण। अब हम देख लेते हैं प्रश्न विधि का महत्व। यहीं से बनता है क्वेश्चन, प्रश्न विधि का महत्व। प्रश्न विधि का महत्व कैसे? जिज्ञासा, प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। रुचियों में एकाग्रता उत्पन्न की जा सकती है। पाठ विस्तार किया जा सकता है। पेपर में ही बनेगा कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से बालकों का कैसा विकास किया जा सकता है। उसमें जिज्ञासा दिया रहेगा, चिंतन विकास दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, उसमें से एक गलत रहेगा, आपको उसी में से आंसर को चुनना है। तो जब भी पूछेगा प्रश्न विधि का महत्व क्या है या इसके क्या लाभ हुए, तो वह जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है, रुचियों में एकाग्रता बनी रहती है, पाठ विस्तार किया जा सकता है, चिंतन का विकास किया जा सकता है, बालकों के अंदर जो चिंतन उत्पन्न हो रहा है, प्रश्न पूछे कि न किया जा सकता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है, शिक्षण मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रश्नों के माध्यम से ही शिक्षण मूल्यांकन संभव है। सक्रियता बनी रहेगी। जब बालक बार बार क्वेश्चन पूछेगा, एक बालक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा बालक भी पूछने के लिए लालायित रहेगा, तो उस क्लासरूम में, उस कक्षा में सक्रियता बच्चों के अंदर बनी रहेगी। प्रश्न का रूप कैसे होता है? प्रश्न कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, इसी माध्यम से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कोई पूछ लिया क्यों ऐसा किया जाए, कैसे इसको किया जाए, कहाँ पर इसे किया जाए, कौन इसे करेगा, क्या इसके द्वारा होगा, कब कहाँ किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रश्न पूछने का रूप ऐसे होता है। इसके बाद कक्षा का अनुशासन भी बना रहेगा। कक्षा का अनुशासन बने रहेगा किसके माध्यम से? प्रश्नों के ही माध्यम से कक्षा का अनुशासन बना रहेगा। अगला, नवीन ज्ञान से संबंध होता है। जब आप प्रश्न करेंगे, एक ज्ञान मान लीजिए तुम्हारे आपके मन में कोई ज्ञान है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बारे में उसके पता है, तो आप प्रश्न के माध्यम से नवीन ज्ञान को उसके माध्यम से जोड़ सकते हैं। जब नई ज्ञान आप सीखेंगे, नया ज्ञान देखेंगे, तो जो भी सर के द्वारा बताया गया ज्ञान रहेगा, वह आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से संबंध बना सकते हैं। प्रश्नों का रूप कैसा हो, प्रश्न कैसा हो, आप बालकों से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं या बालक कैसे क्वेश्चन कर सकता है। प्रश्न सरल व स्पष्ट हो। प्रश्न कैसा हो? प्रश्न हमेशा सरल व स्पष्ट हो। प्रश्न पाठ्य वस्तु से संबंध हो। भैया ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ा कुछ रहे हैं आप, क्वेश्चन बाहर से पूछ लिया जाए, तो ऐसा ना हो। प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, प्रश्न पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित होता हो उसे। प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किया जाए। जब भी आप प्रश्न पूछें, संपूर्ण कक्षा से पूछें, लेकिन उत्तर आप किसी ऐसे बच्चे से उम्मीद रखें कि जो बालक उसे उत्तर बताने में सक्षम हो। जब वह उत्तर बताएगा और अदर विद्यार्थी जो बैठे रहेंगे कक्षा में, उन्हें यह मन में होगा तुरंत कि इसने बताया, थोड़ा हम भी बताने का प्रयास करें। तो प्रश्न सबसे पूछा जाए पूरे कक्षा से, लेकिन उत्तर एक ही से उम्मीद रखा जाए। प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हो। प्रश्न हमेशा पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हो। जब भी प्रश्न पूछा जाए पूर्व ज्ञान से संबंध हो। अगला, प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हो। प्रश्न शिक्षण जो भी हो स्तर के अनुकूल हो, मतलब बालक के स्तर के अनुकूल ही होना चाहिए। प्रश्नों में क्रमबद्धता हो। ऐसा नहीं प्रश्न पहले कठिन प्रश्न पूछा जाए, इसके बाद कठिन सरल क्वेश्चन पूछा जाए। जब भी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न क्रमबद्धता में हो, पहले सरल पूछा जाए, इसके बाद कठिन की तरफ बढ़ा जाए। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि शिक्षक जो भी पढ़ाने गया है उसे विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मान लीजिए बालक ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको सही ज्ञान नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए जब आपको विषय का पूर्ण ज्ञान रहेगा, आप बालक को पढ़ाएंगे, तो आपको बालक को लगेगा कि हमें सर जो भी क्वेश्चन बालक करना चाहता है उसे वह क्वेश्चन का उत्तर मिलता रहेगा, वह उसे संतुष्टि मिलती रहेगी, उसके रुचि बनी रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी, ये सारे विकास उसके अंदर होता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त, प्रश्न कौशल से आपका यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। कावलर के अनुसार देख लेते हैं प्रश्नों के कुछ परिभाषा बोले हैं। कावलर जी ने कहा है कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। क्या कहा है? कि शिक्षण जब भी हो वह मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। आप क्लासरूम में जाएं तो जब भी आप पढ़ाने के लिए प्रेरित हों, पढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए अग्रसित हों, शुरुआत करने से पहले ही बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए सरल से कि बालक उसे बताने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन अटक रहा है बालक, उसी के माध्यम से, जब से मान लीजिए आपने क्लासरूम में गया, आपको ज्योग्राफी में सूर्य के बारे में पढ़ाना है, बच्चों से पूछिए हमें गर्मी कैसे लग रही है, हमें गर्मी कैसे मिल रही है, हमें उष्मा कैसे प्राप्त हो रही है, किसके माध्यम से हो रही है। कुछ बालक कुछ आंसर देगा, इसके बाद जब बालक को लगेगा कि कुछ क्वेश्चन में बज रहा है सूर्य क्या है, सूर्य में कैसे परिवर्तन हो रहा है, वहाँ से ऊर्जा कैसे मिलेगी, बालक उसमें बझेगा, तो आप कहेंगे बच्चों आज हम सब सूर्य के माध्यम से या सूर्य सौरमंडल के भाग को पढ़ेंगे, तब वह बालक पढ़ने के लिए लालायित होगा।
अगला एस के अग्रवाल जी कहते हैं छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर, कैसी उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना अभीष्ट सिद्ध करता है। क्या करता है? उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है। पेपर में पूछा जाएगा क्या किसने कहा है, तो एस के अग्रवाल जी ने कहा है। और जब पूछा जाएगा शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के माध्यम से हो, किसने कहा है, तो कॉलर जी ने कहा है। किसने? कॉलर जी ने। अगला देख लेते हैं प्रश्नों का प्रकार। क्या प्रश्नों का प्रकार? पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, मैं सब कह रहा हूँ। इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद यही लग रहा है कि आपका यहाँ से तो कवर हो जाएगा पूरा। प्रश्नोत्तर कौशल कभी पूछेगा, आप सोते जागते बताएंगे। अगला प्रश्नोत्तर या प्रश्नों का प्रकार, कैसा प्रश्न होना चाहिए? प्रश्न हमेशा प्रस्तावना प्रश्न होना चाहिए। पहले शुरुआत प्रस्तावना के माध्यम से। आप शिक्षण कार्य करे होंगे, आप टीचिंग आपका BTC B.Ed करे होंगे, आपका जब टीचिंग लगा होगा उस समय टीचिंग में आप कैसे क्वेश्चन करते थे, प्रस्तावना कौशल बताया जाता था ना। कौशल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो अभी प्रविधियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रस्तावना के माध्यम से आप शिक्षण कार्य कर रहे थे उस समय। तो जब भी प्रश्नों का प्रकार पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे होता है? प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न होना चाहिए जिस पे विचार किया जा सके, बोध प्रश्न होना चाहिए, बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न होना चाहिए, समस्या प्रश्न होना चाहिए। समस्या कुछ ऐसे, समस्या प्रश्न का प्रयोग कब किया जाएगा? जब बालक को थोड़ा फंसाना रहेगा कि इस टॉपिक में मुझे पढ़ाना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। बालक 1-2 क्वेश्चन देने के बाद अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन में फंस जाए। उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम कहेंगे बच्चों आज हम इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, आज यह चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो बालक को लगेगा आज हम सब ये नहीं बता पाए सर, आज इसके बारे में हमें नई ज्ञान देंगे। तो वह कैसा प्रश्न होगा? तो वह समस्या प्रश्न होगा ही। अगला प्रश्न तुल्यात्मक प्रश्न होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। जैसे कोई शिक्षण कार्य किया गया है, बच्चों को पढ़ाया गया है, उसे पढ़ाने के बाद तुरंत थोड़ा क्लास ख़त्म होने के पहले एक बार रिवीजन करा दिया जाए, मतलब उन्हें पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से याद कराया जाए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से करेंगे तो वह आपका कैसा मूल्यांकन हो जाएगा? वह आपका सतत मूल्यांकन की तरह ही हो जाएगा। कैसा मूल्यांकन? सतत मूल्यांकन, मतलब तुरंत मूल्यांकन हो जाएगा बच्चों का कि जो पढ़ाएं बच्चे उसे ग्रहण किए कि नहीं किए। तो प्रश्नों का प्रकार जब पूछेगा तो प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुल्यात्मक प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न प्रश्नों के प्रकार हैं। अगला शिक्षण विधि देख लेते हैं, विवरण विधि। कैसा विधि है? विवरण। उम्मीद करते हैं दोस्त प्रश्नोत्तर प्रविधि से या विधियां से आपका जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बना ले, आपका गलत नहीं होगा। आप वीडियो डिटेल में पढ़ें और समझ के पढ़ें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर आप जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, या कुछ भी जो कमियां हो आप बताने का प्रयास करें, शायद मैं सुधार उसे करूं, अपनी गलतियों को मानूं। अगला शिक्षण विधि विवरण शिक्षण विधि। जब भी पूछेगा विवरण शिक्षण विधि किसे कहा जाता है, तो शिक्षण की ऐसी विधि, भैया विवरण मतलब विस्तार के रूप में बताना। ऐसी विधि का प्रयोग करना शिक्षण में कार्य करते समय कि जो विस्तार की तरह बताया जाए। तो ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु या प्रसंग या घटना या स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाए। क्या किया जाए भैया? कथन किया जाए, मतलब कहा जाए। तो इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है विवरण विधि को उपनाम से किसे जानते हैं, तो कथन विधि उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन विधि कहते हैं। अब कथन विधि किसे कहते हैं? विवरण विधि को ही कहते हैं। चाहे जब पूछ लिया जाए घुमा के तो आप विवरण विधि कथन विधि एक ही है। इसे कैसी विधियां मानते हैं भैया? इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं भैया, यही पूछा था। विवरण विधि में कैसा किया जाता? अज्ञात से, मतलब जो बच्चा जान नहीं रहा है तो उसे बताने के लिए यह विवरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ते हुए यह शिक्षण विधियां करवाई जाती हैं। कैसी विधियां? विवरण विधि। अगला, जैसे आपको क्या बताना है? विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना है। क्या बताना है? विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना है। कुतुब मीनार यहाँ बताना है, या बुलंद दरवाज़ा बताना है, रूमी दरवाज़ा बताना है, ताजमहल के बारे में बच्चों को बताना है। तो आप क्या करेंगे? बच्चा तो ताजमहल के बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं है, तो आप विवरण की विधि के माध्यम से ही उसके सौंदर्यता के बारे में, उसके स्थान के बारे में, उसके पूरे डिटेल के बारे में, मतलब कथन के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जो बच्चा अज्ञात, मतलब बच्चा नहीं जान रहा है ना, देखा नहीं है, तो उसके लिए अज्ञात है, तो वह कैसे प्रयोग करेगा? वह विवरण विधि के माध्यम से ही बच्चा सीख पाएगा। बच्चों को बताएंगे तो वह उसके बारे में अपने अंदर कल्पना शक्ति का विकास करेगा। कल्पना के माध्यम से उसके मस्तिष्क में वह छवि बनती जाएगी। जैसे आपको कैसे बताना है कि कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है, तो यही विवरण विधि कहलाता है।
जब भी आप बताएंगे कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है, इन चीज़ों का प्रयोग करके जब आप बच्चों को बताएंगे, अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ते हुए बताएंगे, तो यही विवरणविद कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा जो हम बताने के लिए प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर रविशंकर मेनन ने कहते हैं डॉक्टर रविशंकर मेनन ने कहते हैं कि विवरण से तात्पर्य कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। कैसा? विवरण से तात्पर्य कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। पेपर पूछ सकता है विवरण से तात्पर्य कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया से है, मतलब वर्णन या विवरण प्रक्रिया से है, किसने कहा है? तो आप रविशंकर मेनन का नाम लगाएंगे। किसका नाम लगाएंगे? डॉक्टर रविशंकर मेनन का लगाएंगे। जैसे आप विवरण चित्र, मॉडल, सैंपल के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको ताजमहल बताना है, आप विवरण के बारे में बताइए। आपके पास चित्र का व्यवस्था है, चित्र के माध्यम से बताइए। मॉडल का व्यवस्था है, मॉडल के बारे में बताइए। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास सैंपल तो है ही, सैंपल के माध्यम से आप बताएंगे। बच्चा जो उसके अंदर सही चीज़ का ज्ञान नहीं है, ताजमहल को सुना है, ताजमहल के बारे में जाना है लेकिन देखा नहीं है, आप ताजमहल को सैंपल पे भी बना के बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। वह उसके अंदर अस्थायी ज्ञान बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त, विवरणविद से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा, उम्मीद करते हैं यहाँ से कवर हो जाएगा। अगला विद देख लेते हैं, वर्णनविद। 2 वीडियो में कवर कर देंगे सारी विधियाँ। एक विध और पढ़ लेते हैं, वर्णनविद, वीडियो लंबा ना हो। अगली विधियाँ क्या है? वर्णनविद। दोनों विधियाँ साथ में पढ़िए, विवरणविद, वर्णनविद देख लीजिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब भी विधियाँ पूछे जाएगा विवरणविद में क्या अंतर है, तो उसमें अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ा जाता है। और वर्णनविद में क्या होता है देख लेते हैं, शिक्षण की ऐसी प्रविधि या विधि जिसमें विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मतलब जो चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ बच्चों को हम समझा रहे हैं, उसको विस्तार से कथन किया जाए। मतलब उसमें क्या था, वर्णन किया जाता रहता, चाहे सैंपल के माध्यम से, चाहे चित्र के माध्यम से, चाहे मॉडल के माध्यम से, लेकिन इसमें क्या है, विस्तार से कथन किया जाए। भैया विस्तार से कथन किया जाए, मतलब सीरियल से आप बच्चों को पढ़ाते जाएँ, वर्णन विधि कहलाती है। वर्णनविद प्रस्तुत करने के तरीके क्या हैं, अंतर आप समझने का कि वर्णनविद किसे कहते हैं, वर्णनविद किसे कहते हैं। तो भैया वर्णनविद प्रस्तुत करने के बहुत तरीके हैं, जिसमें चित्र मॉडलों के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, वर्णन भ्रमण के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। आप भ्रमण के द्वारा कैसे करेंगे? आपको चिड़ियाघर के बारे में बताना है, बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगे। आप वहाँ चिड़ियाघर दिखाते समय बच्चों को जो भी चीज़ देख रहे हैं उनके बारे में जो कन्फ्यूजन बन रहा है, टीचर से बच्चा पूछेगा सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है, तो आप बच्चों को वर्णनविद के माध्यम से ही उसके जो जानकारी है, उससे गलत जानकारी यदि है तो उसको जानकारी को आप अस्थायी रूप से सही बताने का प्रयास करेंगे। किस विधि के द्वारा? वर्णनविद के द्वारा ही बताएंगे। अब विधियाँ कैसे होगी, वो आप भ्रमण के द्वारा करेंगे, या आप करके सीखना या प्रयोग करके द्वारा आप वर्णनविद का प्रस्तुत कर सकते हैं। जब पूछेगा पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप देख लीजिए, चित्र मॉडलों के द्वारा ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जो प्रस्तुत की जाती हैं, तो आप लगाएंगे वर्णनविद। भ्रमण के द्वारा कैसी विधियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, तो वर्णनविद। अब करके प्रयोग प्रविधि पे कौन सी विधि प्रचलित है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वर्णनविद लगाएंगे। क्वेश्चन का सार समझना, क्वेश्चन कैसे पेपर बनता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कैसे लगाएंगे हमारा सर हमें जो बता रहे हैं क्या सही बता रहे हैं। तो जब भी पूछेगा वर्णनविद प्रस्तुत करने के तरीका क्या है, तो चित्र मॉडल के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, भ्रमण के द्वारा कर सकते हैं, और करके प्रयोग के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। नोट देख लेते हैं क्या क्या। वर्णनविद भैया अंतर क्या, वर्णन और विवरणविद एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। क्या है? वर्णनविद और विवरणविद एक समान नहीं है। विवरण सतही होता है। विवरण कैसा होता है? विवरण हमेशा सतही होता है। वर्णन में विषय वस्तु व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है, लेकिन वर्णन में लिखित मौखिक दोनों तरीके से किया जाता है। अब वर्णन कैसा होता है? वर्णन लिखित मौखिक दोनों तरीके से होता है। कैसा होता है? वर्णन लिखित मौखिक दोनों तरीके से होता है, लेकिन विवरण पूछा जाएगा, विवरण के आगे की स्थिति वर्णन होती है। विवरण के आगे की मतलब आगे बढ़ के, विवरण से आगे बढ़ के की स्थिति को क्या कहते हैं? वर्णनविद कहते हैं। विवरण में थोड़ा छोटे छोटे में होता है, जैसे विवरण देखिए सतही होता है। विवरण कैसा होता है? सतही होता है। लेकिन वर्णन में विषय वस्तु व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है। वर्णन लिखित मौखिक दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन विवरण के आगे की स्थिति को वर्णन कहते हैं। वर्णन हमेशा संश्लेषणात्मक होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। वर्णन कैसा होता है? यही क्वेश्चन बन सकता है। वर्णन और विवरण में अंतर क्या है? यहीं से क्वेश्चन अगर बन जाए तो फंस सकते हैं आप। तो जब भी पूछेगा वर्णन और विवरण में अंतर क्या है, तो वर्णन हमेशा संश्लेषणात्मक होता है और विवरण विश्लेषणात्मक होता है, मतलब सब खंडों खंडों में होता है। और संश्लेषण मतलब क्या होता है? चिपका हुआ, जुड़ा हुआ होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त, विवरणविद हो या आपका प्रश्नोत्तर हो
प्रश्न हो तो आपका यहाँ से शिक्षण विधियों में अगर क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अभी बहुत शिक्षण विधियाँ बची हैं, काफ़ी व्याख्या विधि है, इसके बाद उदाहरण विधि है, खेल विधि है, प्रयोग विधि है, वाद विवाद विधि है, कार्यशाला विधि है, मतलब काफ़ी विधियाँ हैं। तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको कल एक वीडियो में और शिक्षण विधियाँ पूरी कवर कर दी जाएंगी। पढ़ना है तो डिटेल में पढ़िए, छोटे छोटे पैकेज में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम वीडियो को जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे तो समझ में भी आना चाहिए आपको, क्योंकि पेपर में रिस्क हम नहीं उठा सकते आपके क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि पढ़ते बहुत शिक्षण विधियाँ चले जाएं, समझ में एक भी ना आए। तो समझ के पढ़ना है, चाहे 2 ही शिक्षण विधियाँ पढ़ना है। आप भी अगर पढ़ रहे होंगे रूम पे पढ़ें चाहे जहाँ पढ़ें, आपको आप 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो चीज़ समझ में आए। जब तक समझ में नहीं आएगा उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी पढ़ें वो समझ में आया चाहे 2 ही घंटे पढ़ें। इसके बाद उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी को शिक्षण विधियाँ समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और ईमानदारी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो में लग रहा है कि सर हमारे थोड़ा अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।